आप सभी मित्रों का ग्रुप का चैनल पर स्वागत है। आइए सब लोग क्लास स्टार्ट है और एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दें। सभी को राधे राधे, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आज आपके बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला रखी गई है और फर्स्ट आपका बहुविकल्पी प्रश्न का सेशन है। तो देखते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न एक बार आप लोग पहले से ही जल्दी से क्लास शेयर कर दें। सभी को गुड इवनिंग। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, जैव विकास की प्राथमिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं। जैव विकास की प्राथमिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं। तो आपके लैमार्क हैं, डार्विन हैं, अगला है आपका आर तब्बा दोनों, और डी नंबर ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। आप जल्दी से कमेंट्स करें। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री राधे राधे। क्लास को शेयर कर दें और जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर दें। आप लोग कमेंट्स करते रहे। पहला आपका है लैमार्क, जैव विकास के संबंध में इन्होंने दिए सिद्धांत। दूसरा आपका है डार्विन। तीसरे ऑप्शन में आपका है ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा कौन सा होगा। अर्चना मौर्य 2 का सी। फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा, दूसरे का नहीं, पहले का दीजिएगा आप लोग। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का सी, ठीक है। तो फर्स्ट का आपका सी होगा, यानी जैव विकास के संबंध में जो सिद्धांत दिए थे वो आपके डार्विन ने भी दिए थे और लैमार्क ने भी दिए थे। लैमार्क ने दिया था अपने सिद्धांत दिए थे जैव विकास के संबंध में, और लैमार्क की पुस्तक का नाम फिलॉसफी जूलॉजी था और डार्विन की पुस्तक का नाम था, आप लोग कमेंट्स करके बताएं, डार्विन की पुस्तक का नाम क्या था? प्राकृतिक बढ़त द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। जैव विकास के संबंध में जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। समरूप या समवर्ती संरचनाएं, समजात संरचनाएं, आ तथा ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिएगा जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। तो समानताओं में आपके समजात और समवृत्ति अंग आपको बताया था, और समरूप या समवृत्ति संरचनाएं, और दूसरा आपको बताया था संरचना समजात। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा आ तथा बा दोनों। समजात में आपको बताया कि बे अंग जिनकी उत्पत्ति मूल रचना समान होती है और कार्यों में भिन्नता होती है, कार्य भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। और के समरूप या समृत में बताया था कि बे अंग जिनकी उत्पत्ति या मूल रचना भिन्न भिन्न होती है और कार्य समान होते हैं, समृद्धि या समरूप कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन होगा सी, आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक चयनवाद, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन आपका है लैमार्क ने दिया था, दूसरा आपका है डार्विन ने दिया था,
तीसरा आपका है ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, और चौथा आपका है जगदीश चंद्र बोस। कमेंट्स कीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक चयन। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आपके डार्विन ने दिया था। डार्विन। इसके अतिरिक्त डार्विन ने और कौन से सिद्धांत दिए थे वो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा भाई। जी सभी का सही आंसर आ रहा है, 3 का बी, 3 का बी आ रहा है। जी साक्षी जायसवाल जी नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। क्लास को एक बार शेयर कर दें जल्दी से। तो आप लोग बताइएगा प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, इसके अतिरिक्त कौन सा और सिद्धांत दिए थे? आप लोग बताइएगा भाई जल्दी से। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, इसके अतिरिक्त कौन से थे आपके भाई? आप लोग जल्दी से बोलिएगा। साक्षी जी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो इनकी पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक बढ़त द्वारा नई जात की उत्पत्ति। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम था प्राकृतिक बढ़त द्वारा नई जात की उत्पत्ति, पुस्तक का नाम है डार्विन की। तो इन्होंने और कौन से सिद्धांत दिए थे? मैं पूछ रहा हूं आपके सिद्धांत, इसके अतिरिक्त बताइएगा। जैसे लैमार्क ने दिया था अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत। अंगों का उपयोग, अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग का सिद्धांत, एवं अनुप्रयोग का सिद्धांत। नई जात की उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, वातावरण का सीधा प्रभाव लैमार्क ने दिए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो मटर के पौधे पर किए थे, मटर के पौधे पे किए थे। तो आप लोग डार्विन का बताइएगा। डार्विन आपने पढ़ा होगा योग्यतम जीव की उत्तरजीविता का सिद्धांत, योग्यतम जीव की उत्तरजीविता, योग्यतम जीव की उत्तरजीविता, उत्तरजीविता। तो योग्यतम जीव की उत्तरजीविता का सिद्धांत, विभिन्नताएं आपके डार्विन ने। ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आपके डार्विन ने दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है पारस्की तंत्र की संरचना, पारस्की तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं। पारस्की तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, जलवायु है, या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो अजैविक घटक, जैविक घटक में आपको, आप लोग जानते हैं उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा और अपघटक है। ठीक है, तो आपके अजैविक घटक में कार्बनिक पदार्थ भी होंगे, अकार्बनिक पदार्थ भी होंगे, जलवायु भी होगा। तो आपका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आपका सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पारस्की तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं। पारस्की तंत्र की
जैविक संरचना के जैविक घटक हैं, तो उत्पादक होंगे, उत्पादक जैसे हरे पौधे, उपभोक्ता जैसे शाकाहारी मांसाहारी, अपघटक या अपर्द भोजी कह सकते हैं, या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अर्चना मौर्य 5 का डी, 5 का डी आंसर कर रही हैं, आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा। जी अंजनी मौर्य 5 का डी, रीना श्रीवास्तव तो 5 का डी, आप लोगों का डी ऑप्शन आ रहा है, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी। ठीक है, जैविक घटक में कार्बनिक पदार्थ होंगे और जलवायु होगा, इसमें तापमान होगा, तो अजैविक घटक में, और जैविक घटक में आपके उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा और अपघटक होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 5 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं, एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं, उत्पादक होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा, द्वितीयक उपभोक्ता होगा, या ये सभी। तो एक सरल आहार श्रृंखला, एक सरल आहार श्रृंखला, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा जल्दी से भाई। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादक आप लोग जानते हैं, हरे पेड़ पौधे आपके उत्पादक कहलाएंगे, हरे पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो उत्पादक पर निर्भर होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। द्वितीय उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करेंगे, द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे, और ये सभी। तो ये आपकी एक सरल आहार श्रृंखला है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डी। ठीक है, ये सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखला देखी जा सकती है, एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखला देखी जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन में घास, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को गिरगिट, गिरगिट को छिपकली और छिपकली को बाज। दूसरे ऑप्शन में हरे पौधे, हरे पौधे निर्भर है चूहे, चूहे पर बिल्ली, बिल्ली सांप, बिल्ली सांप है। इसके बाद में आपका सांप और बिल्ली को खाने वाले बाज और शेर हैं। सी ऑप्शन में घास व पौधे इन पर निर्भर है, खरगोश, भेड़ और हिरण, इनको खाने वाला है भेड़िया, और इन पर जो निर्भर है वो शेर और चीता। क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन में आपका है ये सभी। तो आप लोग ऑप्शन कीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपका घास, टिड्डा, गिरगिट, छिपकली, बाज होगा, या फिर हरे पौधे, चूहे, बिल्ली, सांप, या आपका बाज, शेर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए घास मैदान की आपकी ये सभी श्रृंखलाएं, क्योंकि घास भी मैदान में, घास भी है, हरे पौधे, हरे पेड़ पौधे ये भी आपके घास मैदान में होंगे, और घास और पौधे ये भी आपके, तो सभी का एक क्रम दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आपका सही है डी। ठीक है, सभी ये जितनी भी श्रृंखलाएं हैं ये घास के मैदान की श्रृंखलाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा, शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा, अनुवांशिकी द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। आप लोग कमेंट्स किया जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का कमेंट्स किया जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा?
कमेंट्स करते रहे आप लोग भाई। तो जैव विकास के संबंध में नहीं, जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। ठीक है, शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा, यानी विभिन्न जीवों की, जीवधारियों की संरचनाओं को अध्ययन करके जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। अनुवांशिकी के द्वारा, यानी उनकी अनुवांशिकता के द्वारा, इसमें जीन का गुणसूत्रों का अध्ययन करके उसके द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सही होगा उपरोक्त तो सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, यानी जैव विकास को प्रमाणित करने वाला उपरोक्त सभी, ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर डी, 8 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका डी ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका दे रखा है, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है? जैव विकास आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में किन दो सिद्धांतों का समीकरण है? लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद, डार्विनवाद एवं बैसेलिस का सिद्धांत, डार्विनवाद एवं डी ब्रीज का उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत, लैमार्कवाद एवं डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 का सी आ रहा है, कुछ लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 का ए आ रहा है। रीना श्रीवास्तव क्वेश्चन नंबर 9 का ए बता रहे हैं। पापा की परी और अर्चना मौर्य जी क्वेश्चन नंबर 9 का सी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत आपके देने वाले हैं, यानी सिद्धांत है डार्विनवाद एवं डी ब्रीज का सिद्धांत। तो उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था, और डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया, और डार्विनवाद कहलाया। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सी ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? मेंडल हैं, लैमार्की हैं, डार्विन है या बीजमान है? अभी आपको बताया था, पिछले में बताया था कि मैं फिलॉसफी जूलॉजिक के पुस्तक के लेखक कौन है? फिलॉसफी जूलॉजिक, कमेंट्स कीजिएगा जल्दी से। फिलॉसफी जूलॉजिक, फिलॉसफी जूलॉजिक। तो फिलॉसफी जूलॉजिक अभी आपको बताया था कि लैमार्क की पुस्तक का नाम है। लैमार्क की पुस्तक है फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक है, मेंडल को बताया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। डार्विन ने जीवों के विकास के संबंध में सिद्धांत दिए थे, और बीजमान ने जो अपना प्रयोग किया था वो चूहों पर किया था, बीजमान। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैमार्कवाद का आधार है, लैमार्कवाद का आधार है। तो लैमार्कवाद का आधार जाति उद्भवन होगा, उपार्जी लक्षणों की वंशागति होगा, जनसंख्या गति होगा, जीवन संघर्ष होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मनीष कुमार 10 का बी, 10 का बी बता रहे। क्वेश्चन नंबर 11 कीजिएगा आंसर। 11, क्वेश्चन नंबर 11, जैविक लैमार्कवाद का आधार है, लैमार्कवाद का आधार तो जात उद्भवन होगा, या उपार्जित लक्षणों की वंशागति होगा, जनसंख्या गति होगा, जीवन संघर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी आ रहा है। ठीक है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था वो लैमार्क ने दिया था, जीवन संघर्ष दिया था आपको डार्विन ने दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था, लैमार्क ने दिया था, डार्विन ने दिया था, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था, मेंडल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिएगा। सभी का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिएगा।
उत्परिवर्तन का सिद्धांत लेमार्क ने, डार्विन ने दिया, ह्यूगो डिब्रीज ने दिया या मेंडल ने दिया? तो जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। जीवों के, ठीक है, तो जीवों के जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत दिया था वो आपके ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्परिवर्तन का कारण है, उत्परिवर्तन का कारण है जीन उत्परिवर्तन, जीवन संघर्ष होगा, उद्विकास होगा या प्राकृतिक चयन होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिएगा जल्दी से। उत्परिवर्तन का कारण है, उत्परिवर्तन का कारण है, उत्परिवर्तन का कारण है। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा जल्दी से भाई, हम आपके कमेंट्स देख रहे हैं। तेरह का ए आकांक्षा पाल, साक्षी जायसवाल। 13 का ए, तो उत्परिवर्तन का कारण जीन उत्परिवर्तन, ठीक है। जीवन संघर्ष ये आपके डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है, डार्विन ने दिया था। उद्विकास यानी जीवों के विकास के संबंध में, तो उत्परिवर्तन का कारण जीन उत्परिवर्तन, यानी जीवों के जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा आप लोग। पास्की तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? पास्की तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? 1935 में, 1936 में, 1835 में, 1938 में? कमेंट्स कीजिएगा जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 1935 में, 1936 में, 1835 में और 1938 में पास्की तंत्र शब्द का प्रयोग। 14 का ए सालू रावत जी 1935, रीना श्रीवास्तव, कोमल देवी 14 का ए जी आपका 1935। तो पास्की तंत्र शब्द का प्रयोग 1935 में किया गया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। खनिज पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं पृथ्वी के तल पर पाए जाते हैं, भूपर्पट्टी पे पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी में पाए जाते हैं? कमेंट्स कीजिए जल्दी से, खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग एक बार क्लास को भाई जल्दी से शेयर कर दिएगा, संख्या आप लोगों की बहुत है, बहुत कम है भाई आपकी संख्या आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15। तो खनिज जो आपके हैं पृथ्वी के तल पर भी पाए जाते हैं, भूपर्पट्टी यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भी, समुद्र में भी खनिज पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सही होगा उपरोक्त डी, यानी सरकारी ऑप्शन होगा आपका डी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16। 16 आपका निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संचारित हो सकती है? कौन सी वस्तु संचारित हो सकती है? पहला ऑप्शन में लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, तेल लेपित लोहे की छड़, खुले स्थानों में रखी लोहे की छड़। संचारित हो सकती है, आपको पढ़ाया था संचारण, यानी वे वस्तुएं जो वायुमंडलीय नमी यानी आर्द्रता के संपर्क में आकर पदार्थों को क्षरित करने लगती हैं,
संक्षारक कहलाते हैं, संक्षारक कहलाता है। तो लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी क्या संक्षारित होगी? तेल लेपित लोहे की छड़ संक्षारित होगी? खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़। जी, क्वेश्चन नंबर 16 आपका सही है, खुले स्थानों पर लोहे की छड़। क्योंकि खुले स्थानों पर लोहे की छड़ होगी, ये वायुमंडलीय आर्द्रता के संपर्क में आकर लोहे पर धीरे धीरे आपके जंग लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तेल लेपित होगा, इस पर कोई आर्द्रता का, वायुमंडलीय आर्द्रता का कोई असर नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? कमेंट्स कीजिएगा। सोडियम का होगा, लोहे का होगा, एल्यूमिनियम का होगा या कॉपर का होगा? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ रहा है सी। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट आपके एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, एल्युमिनियम का। ठीक है, लोहे का आपको पता होगा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। ठीक है, कॉपर का कॉपर पाइराइट। ठीक है, तो अगले, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? इनमें से यानी अयस्कों के सांद्रण की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सी आपकी विधि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 कमेंट्स कीजिएगा जल्दी से आंसर। आपको अयस्क के सांद्रण की 3 विधियां बताई थी। पहले आपको फेन प्लम विधि बताई थी, दूसरी आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि बताई थी, निस्तापन नहीं होगी, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होगी। ठीक है, तो अयस्कों के सांद्रण की 3 विधियां हैं, फेन प्लम विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। नहीं होगा तो आपका निस्तापन नहीं होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, परावर्तनी भट्टी के भाग हैं। परावर्तनी भट्टी के भाग हैं। पहला ऑप्शन आपका देख रहा है, अग्नि स्थान है, भट्टी का तल होगा, चिमनी होगा या ये सभी। परावर्तनी भट्टी के भाग, तो परावर्तनी भट्टी के भाग 3 भाग होंगे। अग्नि स्थान होगा जहां पर पदार्थ को रखकर जलाया जाता है, भट्टी का तल होगा, ठीक है, जहां पर पदार्थ यानी अयस्क को रखकर गर्म किया जाता है, चिमनी जहां से आपकी व्यर्थ गैसें बाहर निकलती हैं। तो ऑप्शन आपका सही होगा डी। परावर्तनी भट्टी के भाग होंगे 3 भाग होते हैं, अग्नि का स्थान होता है, भट्टी का तल होता है और चिमनी होती है। तो ऑप्शन होगा आपका सही डी। आइए अगला देखते हैं, परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं। परावर्तनी भट्टी में यानी किन पदार्थों का भर्जन होता है? तो टिन स्टोन का होता है, गैलेना का होगा, कॉपर पाइराइट का होगा, उपरोक्त सभी का होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर कीजिएगा। परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं तो किन पदार्थों का भर्जन किया जाता है? टिन का होगा, गैलेना होगा, कॉपर पाइराइट का होगा, उपरोक्त सभी होगा। नाम क्या यादव? 20 का बी, 20 का डी बता रहे रीमा जी, 20 का डी, 20 का डी। ठीक है, आपका 20 का डी, उपरोक्त सभी यानी इन सभी पदार्थों का परावर्तनी भट्टी में भर्जन किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, धातुएं होती हैं ऊष्मा की, कुचालक होंगी, सुचालक होंगी, ए व बी दोनों होंगी, इनमें से कोई नहीं। तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होंगी या कुचालक होंगी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग बताइएगा। तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर लगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर आपका 22 दे रखा है, धातुओं का भौतिक गुण है, धातुओं का भौतिक गुण है चमकदार सतह का होना, कठोरता का होना, आघात वर्धनीयता का होना, ये सभी। यानी धातुओं में कौन सा भौतिक गुण पाया जाता है, कौन से गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कमेंट्स कीजिएगा जल्दी से। साक्षी जायसवाल 22 का डी बता रहे, सालू रावत आल, ठीक है आपका सही है। यानी धातुओं की सतह चमकदार होती है, चमकदार होने के साथ साथ धातुओं में कठोरता होती है, कठोरता पाई जाती है, और धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, ठीक है। यानी जिनको हथौड़े से पीटने पर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सही होगा डी, डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का देखिएगा, अयस्क के रूप हैं, अयस्क के रूप हैं, तो आक्सीकृत अयस्क होगा, हाइलाइड होगा, ए व बी दोनों होंगे, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 कमेंट्स कीजिएगा जल्दी से। अयस्क के रूप, तो अयस्क का जो रूप होता है वो आक्सीकृत अयस्क भी होता है और हैलाइड, ठीक है, दोनों होते हैं। तो ऑप्शन आपका सही होगा ए व बी दोनों, ए व बी अयस्क के दोनों रूप हैं। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24, खनिजों के रूप हैं, खनिजों के रूप हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका धात्विक खनिज होगा, अधात्विक खनिज होगा, खनिज ईंधन होगा, या ये सभी। तो खनिजों के रूप कौन कौन से होते हैं, जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा। खनिजों के रूप हैं, धात्विक खनिज होंगे, अधात्विक खनिज होंगे, खनिज ईंधन होंगे, या ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 24 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियां, मिश्रित अशुद्धियों को कहा जाता है। तो खनिज से प्राप्त अयस्क में जो अशुद्धियां मिश्रित होती है, मिली होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, अदात्री कहते हैं, जारड़ कहते हैं, निस्तापन कहते हैं, या अमलगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 अखिलेश सिंह राजपूत बता रहे हैं 25 का है, सालू रावत अदात्री, ये आपका सही है। पृथ्वी से प्राप्त जो अयस्क के अशुद्धियां होती हैं, मिश्रित होते हैं, वो अधात्री कहलाते हैं, अधात्री कहलाती है आपके। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 26 का, धातु निष्कर्षण की विधि है, यानी धातुओं के निष्कर्षण के लिए कौन सी विधियां प्रयोग किए जाते हैं, आसवन विधि, द्रवण विधि, खरपट विधि, या उपरोक्त सभी। तो धातु निष्कर्षण की विधि इनमें से कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग कमेंट्स किया जल्दी से। 26 का डी आंसर आ रहा है भाई, तो आपका 26 का डी सही होगा। यानी धातु के निष्कर्षण की ये सभी विधियां हैं। आसवन विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण किया जाता है, द्रवण विधि द्वारा भी किया जाता है, खरपट विधि द्वारा भी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सही होगा डी। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पीतल में होते हैं, पीतल में होते हैं कापर और टिन, कापर और निकिल, कापर व जिंक, मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम।
तो पीतल में आपके कौन कौन से पदार्थ मिश्रित होते हैं? जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा। पीतल में मिश्रित क्या क्या होता है आपका? पीतल, कापर और टिन मिश्रित होगा, या फिर आपका कापर और निकिल मिश्रित होगा, कापर या जिंक मिश्रित होगा, या मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का मिश्रण होगा। क्वेश्चन नंबर 27, रोली गौतम 27 का सी, अनामिका यादव 27 का ए। क्या पीतल में आपका कापर के साथ टिन मिश्रित होता है? सालूरब CuFeS2। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर पीतल में क्या क्या मिश्रित होता है? तो पीतल में आपका कापर व जिंक, कापर व जिंक मिश्रित होता है। इसका कापर पाइराइट का सूत्र क्या होगा? कापर पाइराइट। तो कापर पाइराइट का आप लोग सूत्र, कापर पाइराइट का सूत्र है क्या? CuFeS2 होगा, Cu2S होगा, Cu2O होगा, या CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस होगा। तो कापर पाइराइट का आप लोग सूत्र सभी लोग जानते हैं, कापर पाइराइट यानी CuFeS2, कापर पाइराइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ हैं: सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक है, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक है, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक है, या ये सभी। कमेंट्स कीजिएगा जल्दी से। मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी, आवर्त नियम दिया और एक आधुनिक आवर्त नियम दिया। तो आवर्त नियम में बताया था कि मेंडलीव ने कहा कि तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए। इन तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा गया। तो उसमें कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त नियम है, यानी तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद में मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की। मोजले, इन्होंने परमाणु क्रमांक की खोज की, और इसके बाद में मेंडलीव और मोजले ने मिलकर आधुनिक आवर्त नियम दिया। आधुनिक आवर्त नियम, और आधुनिक आवर्त नियम वो आपका परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ। उनतीस का डी 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 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 का डी। ठीक है, इन्हीं तत्वों के गुणों के अध्ययन में भी सुविधा है, नए तत्वों की खोज अनुसंधान में सहायक है। क्योंकि मेंडलीव की परमाणु क्रमांक पर आवर्त सारणी को जब बनाया गया तो उसमें वर्ग 18 में शून्य वर्ग, यानी वर्ग 18 को शून्य वर्ग कहा गया। इसमें अक्रिय गैसों को स्थान दिया गया। इससे पहले परमाणु भारों पर जो आवर्त सारणी बनी हुई थी उसमें निष्क्रिय गैसों या कह सकते अक्रिय गैसों की कोई स्थान नहीं था। ठीक है, इसके आप सही परमाणु भार ज्ञात करने में सही है, तो आपका ऑप्शन होगा डी, ये सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30,
क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, मेनलिप की आवर्त सारणी में, मेनलिप की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। मेनलिप की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या 7 है, क्या 8 है, क्या 9 है, या फिर 15 है? मेनलिप की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। ठीक है, तो 7 आवर्त हैं जिसमें तत्वों को पहले आवर्त में 2, इसके बाद में 8, 8, 18, 18, 32 और 32 तत्वों को स्थान दिया गया। ठीक है, पहले आपका है जिसमें कुल तत्वों की संख्या है 2, इसे कहा गया अति लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहा गया। चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा गया और छठे व सातवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहा गया। तो मेनलिप की आवर्त सारणी की कुल संख्या है 7। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो आज के क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन ही थे। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, कमेंट्स करके बताइए क्लास आज की कैसी रही। नेक्स्ट आपकी अगले दिन थ्योरी होगी। सभी को शुभ संध्या, राधे राधे।